आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही दिलचस्प सोर्स मटेरियल का विश्लेषण करने जा रहे हैं। बिल्कुल। हमारे पास 11 मार्च 2026 की एक मास्टर क्लास के बहुत ही डिटेल्ड नोट्स हैं। इनका जो मेन टॉपिक है वो है नोबेल पुरस्कार 2025 और हाल ही के करंट अफेयर्स। और ये जो अप्रोच है ना, मतलब चीजों को कनेक्ट करने वाली, ये बहुत जरूरी है। हाँ, वही मैं सोच रहा था कि अक्सर हम न्यूज़ और फैक्ट्स को अलग अलग रटने लगते हैं, लेकिन इस मास्टर क्लास का मिशन ये है कि जब हम हिस्टोरिकल इवेंट्स को आज के ग्लोबल मूवमेंट्स के साथ जोड़कर देखते हैं तो पूरी दुनिया को समझने का नजरिया ही बदल जाता है। एग्जैक्टली। और इस डीप ड्राइव का एम भी यही है कि फैक्ट्स को सिर्फ याद नहीं करना है, बल्कि उनके पीछे का लॉजिक समझना है। जब हम करंट इवेंट्स को साइंस और हिस्ट्री के चश्मे से देखते हैं तो हम एक बड़ा पैटर्न देख पाते हैं। सही कहा। तो इस डीप डाइव में हम लगभग 19 स्लाइड्स को एक एक करके डिकोड करेंगे, सही तरीके से समझेंगे कि आखिर दुनिया किस दिशा में आगे बढ़ रही है। तो शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड से। हाँ, स्लाइड 1 इसी मास्टर क्लास के इंट्रो और विजन के बारे में बात करती है। इसका विजन ही यही है कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक फैक्ट्स का एक अल्टीमेट ब्लेंड बनाया जाए। यानी अगर आप किसी नए लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी पता होना चाहिए। तभी एक डीप अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है जो एग्जाम और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों में काम आती है। तो इस डीप अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत हम दुनिया के सबसे बड़े पुरस्कार से करते हैं। अब अगला स्लाइड बताता है द नोबेल वॉल्ट के बारे में, यानी नोबेल के इतिहास और उसके वेन्यूज के बारे में। हाँ, और ये बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। मतलब हम सब जानते हैं कि अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था, लेकिन नोट्स ये क्लियर करते हैं कि उनकी वसीयत से इस पुरस्कार की नींव बढ़ी, क्योंकि शायद उन्हें अपने आविष्कार के डिस्ट्रक्टिव नेचर का अफसोस था। सही पॉइंट है। उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा इस फाउंडेशन के लिए रख छोड़ा। लेकिन स्लाइड 2 में एक बहुत बड़ा टेक्निकल फैक्ट है जो लोग अक्सर मिस कर देते हैं। जब 1901 में पहली बार नोबेल दिए गए थे तब सिर्फ 5 फील्ड्स थे। अच्छा। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, यानी भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, साहित्य और शांति। इकोनॉमिक्स का नोबेल अल्फ्रेड नोबेल की ओरिजिनल वसीयत में नहीं था। तो ये कब जुड़ा? इसको बहुत बाद में 1967 में स्वीडन के सेंट्रल बैंक रिक्स बैंक ने स्थापित किया था। इसलिए इसे टेक्निकली स्वीडिश रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस कहा जाता है। ओह, ये एक बहुत अच्छा डिस्टिंक्शन है। और स्लाइड में एक और जियोग्राफिकल डिफरेंस का भी जिक्र है। बिल्कुल। शांति पुरस्कार नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है, जबकि बाकी के सारे पुरस्कार स्वीडन के स्टॉकहोम में मिलते हैं। और ये सभी हमेशा 10 दिसंबर को ही दिए जाते हैं, जो कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ एनिवर्सरी है। हम्म। तो इस हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के बाद इस स्लाइड में हम समझते हैं मेडिसिन नोबेल 2025 के बारे में। ये हमारी तीसरी स्लाइड है। हाँ, इस साल का मेडिसिन नोबेल बहुत ही रेवोल्यूशनरी काम के लिए दिया गया है। इसके विनर्स हैं मैरी ब्रूंको, रेमिस डेल और शिमन्स कागुची। नोट्स में इनको याद रखने की एक ट्रिक भी है, मेरी फ्रेंड सीमा को मेडिसिन दो। ये मेमोरी ट्रिक बहुत हैंडी है। मेरी से मैरी, फ्रेंड के रे से रेम्स और सीमा से शिमोन्स। लेकिन इनका काम क्या है? इम्यून सिस्टम टॉलरेंस और इम्यून डीएनए इंटरेक्शन पर। इसको थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। मैं बताती हूँ। देखिए, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करता है। कोई बाहरी वायरस आता है तो वो उस पर अटैक करता है। लेकिन टॉलरेंस का मतलब है इस गार्ड को ये ट्रेन करना कि वो हमारे खुद के हेल्दी सेल्स पर अटैक ना करे, यानी ऑटो इम्यून बीमारियों को रोकना। एग्जैक्टली। जब इम्यून सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है तभी ऑटो इम्यून बीमारियां होती हैं। इन तीनों साइंटिस्ट ने डीएनए लेवल पर जाकर ये समझा है कि इम्यून सिस्टम को कब और कैसे शांत यानी टॉलरेंट बनाया जा सकता है। इसका तो सबसे बड़ा यूज ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हो सकता है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जब किसी का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो बॉडी उस नए ऑर्गन को रिजेक्ट करने लगती है। अगर हम इम्यून सिस्टम को टेम्परेरीली टॉलरेंट बना सकें तो रिजेक्शन का खतरा खत्म हो जाएगा। क्या बात है। और नोट्स यहाँ एक लिंक भी बनाते हैं। पहले विनर से 1901 में पहला मेडिसिन नोबेल एडोल्फ वॉन बेहरिंग को मिला था सीरम थेरेपी के लिए। और आज हम इम्यून सिस्टम को डीएनए लेवल पर रीप्रोग्राम कर रहे हैं। वही तो साइंस की खूबसूरती है। अब आगे बढ़ते हैं स्लाइड 4 की तरफ, जो फिजिक्स नोबेल 2025 के बारे में है। यहाँ विनर्स हैं मिशेल डेवोरेट, जॉन क्लार्क और जॉन मार्टिनेस। ट्रिक है, भाऊजी ने देवर को जान से क्यों मारा? ट्रिक फनी जरूर है पर काम आएगी। देवर से डेवोरेट और जान से दोनों जॉन।
लेकिन इनका टॉपिक बहुत भारी लग रहा है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग। ये क्वांटम टनलिंग क्या चीज़ है? इसे इमेजिन करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक टेनिस बॉल है और उसके सामने एक ऊंची दीवार है। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि अगर बॉल में दीवार कूदने की एनर्जी नहीं है तो वो उस पार नहीं जा सकती। ऑब्वियस ही बात है। लेकिन सब एटॉमिक लेवल पर इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल्स के पास एक जादुई ताकत होती है। वो बिना दीवार तोड़े उसके आर पार निकल जाते हैं। इसी को क्वांटम टनलिंग कहते हैं। तो एक तरह से दीवार के अंदर से टनल बनाकर निकल गए। लेकिन इसमें मैक्रोस्कोपिक वर्ड क्यों जुड़ा है? यही इनकी सबसे बड़ी खोज है। ये फिनोमेना सिर्फ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर होता है, लेकिन इन साइंटिस्ट ने इसे मैक्रोस्कोपिक यानी थोड़े बड़े स्केल पर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के अंदर कंट्रोल करके दिखाया है। इसका रियल लाइफ इम्पैक्ट कहाँ दिखेगा? क्वांटम कंप्यूटर्स में, जो नेक्स्ट जनरेशन के सुपर फास्ट कंप्यूटर्स बनेंगे, उनका पूरा आर्किटेक्चर इसी सर्किट लेवल क्वांटम टनलिंग पर आधारित होगा। पहला फिजिक्स नोबेल 1901 में W.R. रॉन्जन को एक्सरे के लिए मिला था, जिसने ह्यूमन बॉडी के अंदर देखना सिखाया। और अब हम सर्किट्स के अंदर क्वांटम दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। सही कहा। तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हाँ। पहली 4 स्लाइड्स में हमने नोबेल का हिस्ट्री देखा, फिर मेडिसिन में इम्यून टॉलरेंस समझा, जहां ट्रिक थी मेरी फ्रेंड सीमा, फिर फिजिक्स में मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग को देखा, जिसका सर्किट लेवल पर कंट्रोल आगे क्वांटम कंप्यूटिंग को शेप देगा। यहां ट्रिक थी देवर और जियान। बिल्कुल परफेक्ट समरी है। अब अगला स्लाइड बताता है केमिस्ट्री नोबेल 2025 के बारे में। ये 5वीं स्लाइड MOF मैजिक पर फोकस करती है। विनर्स हैं रिचर्ड रॉबसन, ओमार यागी और सुसुमु कितागावा। और ट्रिक है, रिचर्ड को इस उम्र में इतनी सुसु कैसे लगी? रिचर्ड, उमर और सुसुमु। हाँ, अब इस MOF को समझते हैं। इसका फुल फॉर्म है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स। नोट्स इसे एक मॉलिक्यूलर स्पंज का नाम दे रहे हैं। स्पंज यानी सोखने वाला। हाँ, पर ये कोई आम स्पंज नहीं है। ये एक 3D फ्रेमवर्क होता है जिसे लैब में एटम बाय एटम डिजाइन किया जाता है। इसके अंदर छोटे छोटे पोर्स या छेद होते हैं। इनकी खासियत ये है कि हम इन पोर्स का साइज अपनी मर्जी से तय कर सकते हैं। तो हम इनसे कुछ स्पेसिफिक सोखने को कह सकते हैं? एग्जैक्टली। मान लीजिए हम एक फैक्ट्री की चिमनी में MOF लगा दें जो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करे और बाकी हवा को जाने दें, या किसी सूखे रेगिस्तान में हवा से मॉइस्चर सोखकर पीने का पानी बना दे। ये तो क्लाइमेट चेंज के लिए गेम चेंजर हो सकता है। 1901 में जैकोबस हेनरिकस वान हॉफ को पहला केमिस्ट्री नोबेल मिला था। तब से केमिस्ट्री सच में मैजिक बन चुकी है। सही में साइंस की कितनी एडवांस्ड एप्लीकेशन दिख रही है यहाँ। अब केमिस्ट्री के बाद इस स्लाइड में हम समझते हैं लिटरेचर नोबेल 2025 को। स्लाइड नंबर 6। विनर है हंगरी के लेखक लाज़लो क्रज़्नाहोरकाई। ट्रिक है, लाश को हर कोई सही से जलाओ। इनका काम बड़ा डिस्टिंक्ट है। नोट्स बता रहे हैं कि इनके साहित्य को हिप्नोटिक और विजनरी लिटरेचर कहा गया है। हिप्नोटिक मतलब सम्मोहक, लेकिन साहित्य सम्मोहक कैसे हो सकता है? उनकी लिखने की शैली ऐसी है जहाँ वाक्य बहुत लंबे और कॉम्प्लेक्स होते हैं। जब पढ़ने वाला उन्हें पढ़ता है तो वो एक तरह की ट्रांस स्टेट या सम्मोहन में चला जाता है। और विजनरी इसलिए क्योंकि वो उन साइकोलॉजिकल सच्चाइयों को बाहर लाते हैं जिन्हें आम लोग देख नहीं पाते। 1901 के पहले विनर सुली प्रूडॉम से लेकर क्रज़्नाहोरकाई तक साहित्य हमेशा ह्यूमन माइंड का आईना रहा है। साहित्य सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है और शांति सोसाइटी को बनाती है। अब अगला स्लाइड बताता है पीस नोबेल 2025 के बारे में। 7वीं स्लाइड है ये। विनर हैं वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कुरीना मचाडो। ट्रिक है, कोरोना में मरने से शांति हो गई। हाँ, जैसा हमने स्लाइड 2 में डिस्कस किया था, ये पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है। मारिया कुरीना मचाडो वेनेजुएला की पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा नाम है। नोबेल शांति पुरस्कार का इतिहास देखें तो ये उन लोगों या संस्थाओं को मिलता है जो भारी राजनीतिक या मानवीय संकट के बीच अपना काम करते हैं। जैसे 1901 में रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनांट और फ्रेडरिक पासी को मिला था। बिल्कुल। हम यहाँ किसी पॉलिटिकल साइड को एंडोर्स नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस फैक्ट को रिपोर्ट कर रहे हैं कि ग्लोबल लेवल पर उनके काम को इस साल ये रिकॉग्निशन मिली है। सही बात है। अब इस 8वीं स्लाइड में हम समझते हैं इकोनॉमिक्स नोबेल 2025 को। विनर्स हैं जोएल मोकियर, फिलिप एगियन और पीटर हावेट।
ट्रिक है। फिलिप ने पीटर को पैसे के लिए मार दिया और जेल चला गया। इनका काम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन पर आधारित है। ये क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है। रचनात्मक विनाश, एक ही वक्त पर रचना और विनाश कैसे? इसे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। जब डिजिटल कैमराज आए तो क्या हुआ? उन्होंने पुरानी फिल्म रोल वाली कोडेक जैसी पूरी इकोनॉमी को डिस्ट्रॉय कर दिया। हाँ, फिल्म रोल्स तो खत्म ही हो गए। लेकिन उस विनाश ने क्या किया? उसने स्मार्टफोन फोटोग्राफी, डिजिटल स्टोरेज और सोशल मीडिया की एक नई, हजारों गुना बड़ी इकोनॉमी को क्रिएट किया। इन इकोनॉमिस्ट ने यही प्रूव किया है कि बिना पुरानी इनएफिशिएंट चीजों को डिस्ट्रॉय किए एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं आ सकती। वाओ, यानी टेक्नोलॉजी का झटका आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। 1969 में पहला इकोनॉमिक्स नोबेल रैगनार फ्रिश और जैन टिनबर्गन को मिला था। इकोनॉमिक्स भी वक्त के साथ बहुत इवॉल्व हुआ है। बिल्कुल। तो एक बार फिर छोटा सा रिकैप करते हैं स्लाइड 5 से 8 तक। केमिस्ट्री में हमने MOF या मॉलिक्यूलर स्पंज देखा, जो कार्बन कैप्चर कर सकता है। लिटरेचर में हंगरी के लास्लो का सम्मोहक साहित्य देखा। पीस प्राइज वेनेजुएला की मारिया मशाडो को मिला, जिसे ओस्लो में दिया गया। और इकोनॉमिक्स में मोकेर, अग्योन और हॉवेट का क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन समझा, जो डिजिटल कैमरा वाले एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गया। एकदम परफेक्ट रिकैप। अब मास्टर क्लास के नोट्स एक बहुत ही इंस्पायरिंग सेक्शन की तरफ शिफ्ट होते हैं। अब अगला स्लाइड बताता है प्राइड ऑफ इंडिया के बारे में। स्लाइड नंबर 9। ये स्लाइड 1913 से 1983 तक के पायनियर्स का योग दिखाती है। इसमें भारत के उन महान लोगों की बात है जिन्होंने लिमिटेड रिसोर्सेज के बावजूद दुनिया में अपना लोहा मनवाया। ये सच में गर्व की बात है। हाँ। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल मिला। हाँ। ये किसी भी एशियन के लिए पहला नोबेल था। हाँ। फिर 1930 में आते हैं CV रमन। हाँ। उनकी खोज थी स्कैटरिंग ऑफ लाइट। हाँ, जिसे रमन इफेक्ट कहते हैं। उन्होंने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि जब लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से गुजरती है तो उसका वेवलेंथ बदल क्यों जाता है। इसी ने आगे चलकर लेजर्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी में बहुत मदद की। फिर 1968 में हरगोबिंद खुराना का जिक्र है। इनका काम तो बायोलॉजी का फाउंडेशन है। बिल्कुल। उन्होंने आर्टिफिशियल जीन सिंथेसिस पर काम किया। सेल के अंदर जेनेटिक कोड को कैसे पढ़ा जाता है और उससे प्रोटीन कैसे बनता है, ये उन्होंने डीकोड किया। आज की मॉडर्न जेनेटिक्स उनके काम के बिना अधूरी है। उसके बाद 1979 में मदर टेरेसा को उनकी सेल्फलेस मानवीय सेवा के लिए शांति पुरस्कार मिला। और फिर 1983 में S चंद्रशेखर को फिजिक्स नोबेल मिला। चंद्रशेखर का काम एस्ट्रोफिजिक्स का मास्टर क्लास है। उन्होंने मैथ के जरिए ये साबित किया था कि एक तारे की उम्र कैसे खत्म होती है। जो चंद्रशेखर लिमिट है वही तय करती है कि तारा व्हाइट ड्वार्फ बनेगा या ब्लैक होल में तब्दील होगा। ये थे हमारे अर्ली पायनियर्स। इसके बाद दूसरी स्लाइड में हम समझते हैं मॉडर्न आगे को। 1958 से लेकर 2019 तक के भारत के नोबेल विनर्स। मॉडर्न एज में भी हमारा कंट्रीब्यूशन हर फील्ड में रहा है। 1998 में अमर्त्य सेन को इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल मिला। उनका वेलफेयर स्टेट या लोक कल्याणकारी राज्य का थ्योरी बहुत बढ़िया है। उन्होंने बताया था कि फैमिन या अकाल सिर्फ खाने की कमी से नहीं आता, बल्कि फूड रिसोर्सेज के गलत डिस्ट्रीब्यूशन से आता है। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट था पॉवर्टी को समझने में। फिर 2001 में VS नायपॉल को लिटरेचर के लिए मिला, उनकी किताब इन अ फ्री स्टेट के लिए। उसके बाद 2009 में V रामाकृष्णन को केमिस्ट्री में नोबेल मिला। उन्होंने राइबोसोम का 3D स्ट्रक्चर बनाया था। राइबोसोम हमारी सेल के अंदर प्रोटीन बनाने वाली फैक्ट्री होती है। यह समझना दवाइयां बनाने के लिए बहुत जरूरी था। और फिर आते हैं 2014 में कैलाश सत्यार्थी, जिन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के माध्यम से चाइल्ड लेबर के खिलाफ लड़ने के लिए पीस नोबेल मिला। और इस लिस्ट के आखिर में 2019 में अभिजीत बैनर्जी का नाम है। उनको भी इकोनॉमिक्स नोबेल मिला। इनका काम गरीबी हटाने पर था ना? हाँ, पर उनका अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल था। उन्होंने गरीबी जैसे बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व करने की जगह छोटे-छोटे एक्सपेरिमेंट्स किए, जिसे रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स कहते हैं। मतलब ग्राउंड जीरो पर जाकर टेस्ट करना कि कौन सी स्कीम सच में गरीबों के काम आ रही है। तो इस रिकैप से साफ हो जाता है कि चाहे साहित्य हो, एस्ट्रोफिजिक्स हो, जेनेटिक्स हो या गरीबी उन्मूलन, भारतीय दिमाग ने हर जगह अपना इम्पैक्ट छोड़ा है। सही में ये पूरा टाइमलाइन एक इंस्पिरेशन है। अब इन हिस्टोरिकल और साइंटिफिक डिस्कशन से निकलकर अगला स्लाइड बताता है दुनिया की मिलिट्री और जियोपॉलिटिकल मूवमेंट्स के बारे में। स्लाइड 11।
यहाँ बात हो रही है नेटो की कोल्ड रिस्पॉन्स ड्रिल की। ये एक्सरसाइज थोड़ी यूनिक है क्योंकि इसकी लोकेशन आर्कटिक है। ये एक बायनियल यानी हर 2 साल में होने वाला सैन्य अभ्यास है जो 9 से 19 मार्च के बीच हो रहा है। इस बार इसमें स्वीडन ने भी हिस्सा लिया है जो नेटो का 32वां नया मेंबर बन गया है। लेकिन इस एक्सरसाइज को आर्कटिक में क्यों किया जा रहा है? इसको नोट्स में आर्कटिक सुप्रीमेसी का नाम दिया गया है। देखिए, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की बर्फ पिघल रही है। उसके पिघलने से क्या हो रहा है कि वहाँ नए ट्रेड रूट्स खुल रहे हैं जो दुनिया भर के शिपिंग टाइम को आधा कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, उस बर्फ के नीचे ऑयल, गैस और मिनरल्स का बहुत बड़ा खजाना दबा है। तो आने वाले वक्त में जिसका कंट्रोल आर्कटिक और ग्रीनलैंड पर होगा वही सुपर पावर होगा। एग्जैक्टली। ये मिलिट्री ड्रिल सिर्फ वॉर प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि दुनिया को ये दिखाने की कोशिश है कि उस बर्फीले इलाके में नेटो की पकड़ सबसे मजबूत है। मिलिट्री मूवमेंट्स तो दूसरी तरफ देश के अंदर बढ़ता इंफ्रास्ट्रक्चर। स्लाइड 12 में हम समझते हैं इंफ्रा और ग्लोबल रिकॉग्निशन को। इसमें सबसे पहला फोकस महाराष्ट्र के ससून डॉक पर है। ये भारत के सबसे पुराने फिशिंग हब्स में से एक है। यहाँ नोट करने वाली बात यह है कि इसे डेवलप करने के लिए फिनलैंड की कंपनियों के साथ एग्रीमेंट हुआ है। हाँ, ये हमारी ब्लू इकोनॉमी को मॉडर्न बनाने का कदम है। लेकिन सिर्फ पोर्ट डेवलप करने से बात नहीं बनती, ह्यूमन रिसोर्स का स्किल डेवलपमेंट भी उतना ही जरूरी है। और इसीलिए नोट्स में जयंत चौधरी का जिक्र है। उन्हें लंदन में 2026 इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड मिला है। ये अवार्ड उन्हें स्किल डेवलपमेंट के सेक्टर में, खास करके महिलाओं के लिए स्टेम एजुकेशन यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ को बढ़ावा देने के लिए मिला है। इंफ्रास्ट्रक्चर और स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स दोनों मिलकर ही इकोनॉमी को आगे ले जाते हैं। और इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफ रखने का काम कौन करता है? इसका जवाब स्लाइड 13 में है। CISF यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। इन्होंने अपना 57वां स्थापना दिवस मनाया है। 1969 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर इस फोर्स की स्थापना हुई थी। आज आप देखें तो देश के सारे एयरपोर्ट्स, दिल्ली मेट्रो, न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, सबकी सेफ्टी इन्हीं के हाथों में है। इन्होंने अभी एक नया जर्नल भी लॉन्च किया है जिसका नाम सेंटिनल है। और नोट्स में एक स्टैटिक जीके का बहुत अच्छा फैक्ट जुड़ा हुआ है कि देश की सबसे पुरानी पैरामिलिट्री फोर्स CISF नहीं बल्कि असम राइफल्स हैं। ऐसे कंपेयरिंग फैक्ट्स एग्जाम्स में और जनरल नॉलेज के लिए हमेशा याद रखने चाहिए। सिक्योरिटी की बात हो ही रही है तो अब अगला स्लाइड बताता है एक थ्रिलर मूवी जैसे ऑपरेशन के बारे में। स्लाइड 14, ऑपरेशन जेरिको मिजोरम का क्रैकडाउन। ये नॉर्थ ईस्ट में किया गया एक मैसिव एंटी ड्रग मिशन था। इसमें लगभग 317.30 करोड़ रुपए की ड्रग्स जब्त की गई हैं। मिजोरम की ज्योग्राफी इसमें बहुत मैटर करती है, राइट? बिल्कुल। मिजोरम की बॉर्डर म्यांमार और बांग्लादेश दोनों के साथ लगती है। यह इलाका नटोरियस गोल्डन ट्रायंगल के बहुत करीब है जो डेकेड से ड्रग ट्रैफिकिंग का हब रहा है। ऑपरेशन जेरिको का फोकस उसी नेटवर्क को खत्म करना था। नोट्स यहाँ एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। एक करंट इवेंट के साथ मिजोरम की 2 स्टैटिक फैक्ट्स जोड़ दिए गए हैं, जैसे वहां की ब्लू माउंटेन जिसे लुशाई हिल्स भी कहते हैं और उनका सबसे बड़ा फेस्टिवल चापचरकुट। ये एक परफेक्ट तरीका है पढ़ने का। करंट पढ़ो और साथ में वहां का भूगोल और कल्चर भी रिवाइज कर लो। चलिए एक तेजी से रिकैप करते हैं इन 4 स्लाइड्स का। नेटो की आर्कटिक में कोल्ड रिस्पॉन्स ड्रिल, महाराष्ट्र के ससून डॉक का फिनलैंड के साथ एग्रीमेंट और जयंत चौधरी को यूके अवार्ड, CISF का स्थापना दिवस और असम राइफल्स का फैक्ट, और आखिर में मिजोरम का एंटी ड्रग ऑपरेशन जेरिको। सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर्ली लिंक्ड है। अब टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं। स्लाइड 15 में हम समझते हैं टेक और सोशल वेलफेयर को। यहाँ 2 बड़े प्रोजेक्ट्स का जिक्र है। पहला है साइन ऐप। रेलवे ने इस ऐप को स्पेशली अपनी महिला कर्मचारियों की सेफ्टी और उनकी प्रॉब्लम्स को सिक्योरली रिपोर्ट करने के लिए बनाया है। ये एक बहुत डीपली थॉट आउट प्रोजेक्ट है क्योंकि इसे डायरेक्टली 1997 की विशाखा गाइडलाइन से जोड़ा गया है। ये वही गाइडलाइंस है ना जो वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरासमेंट को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी? हाँ, वही है। और इस ऐप के जरिए उन लीगल गाइडलाइंस को एक टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म दे दिया गया है। और जो दूसरा प्रोजेक्ट है वो तो और भी मैसिव है। यूपी का प्रोजेक्ट गंगा। इसका टारगेट है उत्तर प्रदेश के 20 लाख ग्रामीण घरों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाना। ये सब ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी के जरिए पॉसिबल हो रहा है, जो एक फंडामेंटल फिजिक्स लॉ पर काम करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या TIR। थोड़ा आसान भाषा में TIR समझा दीजिए।
कभी पानी के ऊपर एक छिपटा पत्थर फेंका है? वो डूबने की जगह पानी की सतह से टकराकर आगे उछलता है। हाँ बिल्कुल, स्किपिंग स्टोन्स जिसको कहते हैं। TIR वही कॉन्सेप्ट है। ऑप्टिकल फाइबर बेसिकली कांच की एक बहुत ही पतली ट्यूब होती है। जब हम एक खास एंगल से इसके अंदर लाइट सिग्नल, जिसमें हमारा इंटरनेट डेटा होता है, डालते हैं, तो वो लाइट कांच से बाहर निकलने के बजाय अंदर की दीवारों से टकराकर बाउंस होती रहती है। और क्योंकि वो लाइट है तो स्पीड भी लाइट वाली मिलती है और कोई डेटा लॉस नहीं होता। एग्जैक्टली और इसी के चलते उन 20 लाख गांव तक इतनी इजीली हाई स्पीड इंटरनेट पहुंच रहा है। ये एक गजब का ट्रांसफॉर्मेशन है। लेकिन सिर्फ टेक्नोलॉजी से देश नहीं चलता, नए समय के साथ नए कानून भी चाहिए। अब अगला स्लाइड बताता है इंडियाज न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। स्लाइड 16। यहाँ हम बिना किसी पॉलिटिकल ओपिनियन के सिर्फ फैक्चुअल डेटा देख रहे हैं। उत्तराखंड देश का पहला स्टेट बन गया है जिसने इन नए क्रिमिनल लॉज और ICJS 2.0 यानी इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फुली इंप्लीमेंट कर दिया है। और इस लिस्ट में हरियाणा दूसरे नंबर पर है। पुराने ब्रिटिश एरा के लॉज अब चेंज हो गए हैं। हाँ, IPC यानी इंडियन पीनल कोड अब भारतीय न्याय संहिता BNS बन गया है, जिसमें 348 धाराएं हैं। CRPC की जगह अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS ले चुकी है। और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस किया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम BSNA। ये लीगल स्ट्रक्चर में एक मॉन्यूमेंटल शिफ्ट है। साथ ही इकोनॉमी में भी कुछ नए ट्रेंड्स आ रहे हैं। वही स्लाइड 17 में हम समझते हैं ग्रीन बॉन्ड्स और ब्लू बुक्स। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी 10,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं 7 ईयर ग्रीन इंफ्रा बॉन्ड्स के जरिए। ग्रीन बॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जब भी बैंक ये बॉन्ड इशू करते हैं तो इसका स्ट्रिक्ट रूल होता है कि बॉन्ड से आया पैसा सिर्फ और सिर्फ इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में ही इन्वेस्ट होगा, चाहे वह सोलार प्लांट हो, विंड एनर्जी हो या ग्रीन बिल्डिंग हो। यानी इन्वेस्टमेंट जो एनवायरनमेंट को फायदा पहुंचाए। और इसी स्लाइड का दूसरा हिस्सा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ब्लू बुक। ये नाम से थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, पर ये एसेंशियली एक हाईली कॉन्फिडेंशियल मैनुअल है। देश के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जब भी ट्रैवल करते हैं तो उनकी ग्राउंड सिक्योरिटी कैसे मेंटेन होगी, रूट कैसे क्लियर होगा, ये सारा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल इसी ब्लू बुक में लिखा होता है। मतलब VIP सिक्योरिटी का अल्टीमेट रूल बुक। बिल्कुल। तो यहाँ आकर हमारी डिटेल्ड मास्टर क्लास की स्लाइड्स पूरी होती हैं। अब स्लाइड 18 में हम समझते हैं द चीट शीट को, यानी एक सुपर क्विक स्नैपशॉट। इस चीट शीट में एक एब्सोल्युटली नया फैक्ट भी है जो पहले स्लाइड्स में नहीं था। नेपाल की पॉलिटिक्स में बड़ा बदलाव आया है और वहां के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बलिंद्र शाह, जो RSP पार्टी से हैं। उसके अलावा इसमें बाकी सारी बड़ी बातों को लिस्ट किया गया, जैसे नेटो की कोल्ड रिस्पॉन्स ड्रिल आर्कटिक में, मिजोरम का ड्रग क्रैकडाउन ऑपरेशन जेरिको, इंटरनेट के लिए UP का प्रोजेक्ट गंगा और नए कानून लागू